लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि उस रात आई जबरदस्त आधी सुबह होते होते एक सुहानी प्यार में बदल गई थी। लेकिन जेल कैदी को थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डेन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि सभी अपने अपने कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि ऊपर से आदेश है। कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है कि इतने में जेल का नाई हर कमरे से फुसफुसाते हुए निकला कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। जेल के कैदियों ने वर्कर से गुजारिश की कि फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज उन्हें लाकर दे ताकि वे अपने पोते पोतियों को ये बता सके कि भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। भगत सिंह के कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंधा ले आया। सारे कैदियों ने उस पर अधिकार जताने की होड़ सी लग गई। आखिर में इसके लिए ड्रा निकाला गया। अब सब कैदी चुप हो चुके थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से होकर जाने वाले रास्तों में लगी थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उन्हीं रास्तों से होकर गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब उन्हीं रास्तों से ले जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता सिंहसेन खच्चर ने कहा, लाहौर कॉन्स्पिरेंस केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभिमान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डेन चरण सिंह भगत सिंह के खैरख्वाह थे और अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारिका दास लाइब्रेरी से जेल के अंदर किताबें निकालकर भगत सिंह को दे आते थे। भगत के साथ काम करते वाले चमन लाल अपनी किताब डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि वे एक बार अपने स्कूल जयदेव गुप्ता को लिखा था कि वे उनके लिए कार्लिब्रे की मिल्ट्रीजन लेरीम की लेफ्ट्रीजम और आष्टमिडिंग के उपन्यास दी स्काई बलवीर के जरिए भेजवाए। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी की के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फस पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोहरी में बस इतनी सी जगह थी कि 5 फुट 10 इंच का शरीर बहुत मुश्किल से उसमें समा पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब लेवी उलासरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो उन्हीं के सामने पढ़ने लगे। मनो अब उनके पास ज्यादा समय न बचा हो, क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह आपने किताब से मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि ले पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दे जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह के साथी रहे शिव वर्मा अपनी किताब रेव्यूरेजम ऑफ फिलहोट रेवोल्यूशनरी में लिखते हैं, मैं भी इसी जेल में था जिसने भगत सिंह को रखा गया था। एक शाम हमारी जेल के ताले खोले गए और हमसे बाहर निकालने के लिए कहा गया। सरकार चाहती थी कि भगत सिंह के फांसी से पहले हमें वहां से हटा दिया जाए। गेट की तरफ जाने से पहले हमें वहां के सुपरट्रेड ने हमसे पूछा, क्या तुम अपने कांग्रेडू से मिलना चाहोगे? हमें भगत सिंह के कोठरी से बाहर ले जाया गया। उन्हें देखते ही मेरे आंखों में आंसू आ गया। भगत सिंह ने मुझसे कहा, यह भावुक होने का समय नहीं है, जल्द ही मैं सारी चिताओं से मुक्त हो जाऊंगा, तुम वादा करो कि हार नहीं मानोगी। इतना कहकर उन्होंने कैद खाने से हाथ बाहर निकाल मेरे हाथों को पकड़ लिया। जैसे ही जेल सुपरिटेंडेंट ने यह दृश्य देखा उसने चिल्लाकर कहा, मार्च। यह भगत सिंह से मेरी आखिरी मुलाकात थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठारी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने याद दिलाया कि वह उनके मौत के बाद कैरम बोर्ड ले जो उन्हें कुछ महीने पहले दिया गया था।
मेहता के जाने के बाद जेल अधिकारी तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटा पहले ही फांसी दी जाएगी। अगले दिन सुबह 6 बजे की वजह उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे कि उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब से एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम कर्मचारियों के बेटे से अनुरोध किया कि फांसी दिए जाने के एक दिन पहले उनके घर से खाना लाएं, लेकिन वे भगत सिंह की इच्छा पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी दे दिया जाएगा और वेबे को जेल कैद के अंदर घुसने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठारियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ आपस में जोड़े और अपने प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वह भी दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, यह अपनी ही जमी होगी, यह अपना आसमान होगा। फिर इन तीनों को एक एक करके वजन लिया गया। तीनों का वजन पहले से बढ़ गया था। इन सब से कहा गया कि अपना आखिरी स्नान कर ले। फिर उनको काले कपड़े पहनाया गया, लेकिन उनके चेहरे खुले रखे गए। चरण सिंह ने भगत सिंह के कान में कुछ फुसफुसाकर कहा, अपने ईश्वर को याद करो। भगत सिंह ने बोला, पूरी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर कोशा भी हूँ, और अब यदि मैं उससे माफी मांगू तो वह कहेगा कि इससे बड़ा डरपोक कोई और नहीं। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए यह माफी मांगने आया है। जैसे ही जेल के घड़ी में 6 बजे हैं, कैदियों ने दूर से आती कुछ पद छापे सुनाई दी। जूते के जमीन पर पड़ने की आवाज आ रही थी, साथ में गाने का दबा हुआ स्वर भी सुनाई दे रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तभी अचानक जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आजाद हो। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास सहत्ता से बुलवाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। वह अपनी मां को दिया गया वचन पूरा करना चाहते थे कि वह फांसी के तख्ते से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाए। भगत सिंह पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर मालविंदर जीत सिंह वाराणसी लिखते हैं, लाहौर जिला कांग्रेस सचिव पीडी दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज सोंधी के घर तक सुनाई दी। इंकलाब का आवाज सुनते ही जेल के कैदी इंकलाब का नारे लगाने लगे। तीनों युवक अधिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथों को बांध दिया गया। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी में लटकने की हम ही भारी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे ताख्ते को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक तख्तों से लटकती रहे। बाद में उन्हें नीचे उतरा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल जे निल्सन और जे सोंधी में उन्हें मृत्यु घोषित किया। कुलदीप नैयार अपनी किताब विदायत फेयर में लिखते हैं, एक जेल अधिकारी पर फांसी का इतना असर हुआ कि जब उसे कहा गया कि मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे उसकी जगह से निलंबित कर दिया गया। बाद में जूनियर अफसर इस काम का अंजाम दिया। पहले योजना थी कि इन सब का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर यह विचार त्यागना पड़ा, क्योंकि जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती थी। इसलिए जेल की पिछले दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत ही अपमानजनक तरीके से शवों को एक सामान की तरह फेंक दिया गया। पहले तय हुआ था कि उनके अंतिम संस्कार रावी नदी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रवि नदी में पानी बहुत ही कम था, इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला किया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज नदी किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इस बीच उप पुलिस अधीक्षक कसूर सुंदर दास सिंह ने कसूर गांव से जगदीश अचरज को बुलवाया। अभी उनके शवों को आग लगाई ही थी
कि लोगों को उनके बारे में पता चला जैसे ही ब्रिटिश सैनिक ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, सबों को वहीं छोड़ अपने वाहनों में चढ़कर भाग गए। सारी रात सबों के चारों ओर पहरा दिया गया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकवाई गई। इसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलुज नदी के किनारे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस सवाल पर लोगों की बड़ी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह जलाया भी नहीं गया। जिला मस्जिद ने इसका खंडन किया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इन तीनों के सम्मान में 3 दिन लंबा शोक जुलूस लाहौर के नीला गुंबराज से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थी और महिलाओं ने भी काली सड़ियां पहन रखी थी। लगभग सभी लोगों के हाथ में काले झंडे थे। लाहौर के माल से होकर अनारकली बाजार के बीचों बीच जारूका यथायथ पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेष के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गए। जैसे ही 3 फूलों से ढके 3 ताबूतों में उनके शव वहीं पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहां पर एक मशहूर अखबार संपादक मौलाना सफर अली ने एक नस पढ़ी। इसका लवोलवाज था, किस तरह इन शहीदों के अधजले शवों को आसमान के नीचे जमीन पर छोड़ दिया गया। उधर भगत सिंह के फांसी के बाद मॉडर्न चरण सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरों में पहुंच गए और फूट फूट कर रोने लगे। उसने अपने 30 साल के कैरियर में सैकड़ों फांसियां होती देखी थी, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुर से गले नहीं लगाया जितना भगत सिंह और उनके साथियों ने। कम से कम उस समय किसी को भी इतना अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद इतनी शहादत ब्रिटिश के अंत का एक कारण साबित होगी और भारत की जमीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।